मेरे साथ दो एक्सपर्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट नलिनी सिंह हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट विराग गुप्ता हैं। इन दोनों से हम बात करते हैं। एक मैं आ रहा हूं उदित राज जी मैं आ रहा हूं। नलिनी सिंह, अगर ये पाप है तो इस पाप का भागीदार कौन दिखा आपको? देखिए, हमारे देश में ये हो जाएगा कि राज्यसभा 30 सेकंड यानी कि 30 सेकंड्स में ये मुलतवी हो जाएगी, एडजर्न हो जाएगी और अगले दिन के लिए उसका मिलेगा। ये जो चीज़ है, इसके लिए विपक्ष व सत्ता पक्ष दोनों पूरी तरह मेरी नज़रों में कटघरे में खड़े हैं। देखिए, ऐसा होता है कि आपने बहुत ही बड़ी एक देश की अर्थव्यवस्था को हिला देने वाला कदम उठाया है, डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी। अब वो एक बहुत छोटे से कोरे एक कहें कि एक नारे पे टिका है कि अमीर परेशान है और जो गरीब है इसीलिए वो बलिदान दे, ताकि बाद में जो गरीब है उसकी जो अवस्था है वो ठीक हो। इस एक कोरे नारे पर जब टिका है तब आप देख लीजिए, अगर इसमें ज़रा भी आपको ऑपोजिट अगर रिजल्ट दिखाई देता है, अमीर परेशान नहीं दिखाई दे रहा है, गरीब बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा है। कई जगहों में उतना गरीब परेशान नहीं है जहां पर आप नगदी नहीं लगाते हैं काम में, जैसे कि एग्रीकल्चर में, जैसे कृषि में अब कटनी चल रही है तो बार्टर पर चल रहा है, बटैया पर चल रहा है, बार्टर पर भी चल रहा है, बटैया पर। मेरा आपसे ये कहना है कि जहां पर देश का उत्पाद है, जीडीपी है, उसकी गिरावट शुरू है, जबकि अर्थव्यवस्था सिकुड़ने के आसार नज़र आ रहे, जबकि लोगों की नौकरियां जा रही हैं, तो ये बहुत ही अहम सवाल थे जो कि विपक्ष नहीं उठा पाया। विपक्ष ने अपना होमवर्क किया ही नहीं। विपक्ष को 5 हफ्ते लग गए हैं समझते हुए कि डीमोनेटाइजेशन क्या होता है, और इसलिए क्योंकि वो समझ नहीं पाए, उन्होंने संसद का शीतकालीन सत्र भी नहीं चलने दिया और सत्ता पक्ष ने ये समझा कि ये समझ ही नहीं रहे हैं, इसलिए अपना जो करना है सो करिए। अभी देखिए कैसे हो सकता है कि हम टिके हुए हैं, टैक्स इंस्पेक्टर की रेड हो रही है, हम टिके हुए हैं कि आपको गिफ्ट मिलेगी अगर आपने कैशलेस सोसाइटी पे गए, हम टिके हुए हैं आज इस चीज़ के ऊपर कि अब आप ईमेल भेज के लिखिए कि ये विराग जी के पास में काला धन है या मेरे पास में या आपके पास में। देखिए, डर से देश नहीं चलता है, डर से या बदले की भावना से अर्थव्यवस्था नहीं चलती है। ये अगर सरकार कर रही है तो विपक्ष कहाँ सोया पड़ा हुआ है विपक्ष कि उससे ये सवाल ही नहीं, टेरराइज तो नहीं किया जा रहा है, और टेरराइज किया जा रहा है तो विपक्ष को ये सवाल उठाना चाहिए। और ये विपक्ष का ये भी भूमिका उसकी पड़ती है कि देखिए, अगर टैक्स की कलेक्शन अगर आप देख रहे हैं कि कम हो रही है, एडवांस टैक्स की देख लीजिए कम हो रही है, अगर आप देख रहे हैं कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसका जो मुनाफा है वो कम हो रहा है, अब देख लीजिए ना, सामने में नजर आ रहा है कि नौकरियां कम हो जाएंगी, निवेश कौन करेगा। लेकिन अगर ये विपक्ष ने होमवर्क ही नहीं किया है, समझने के अपने उन्होंने प्रयास ही नहीं किए हैं, या अपने उनके स्पोक्स पर्सन या जो भी कुछ हो, तो क्या होगा फिर? ठीक है, विराग गुप्ता, यही सवाल लेकर आपके पास आऊंगा, फिर आता हूं आपका सोना सिंह। विराग गुप्ता, यही सवाल लेकर आऊंगा आपके पास कि क्या वाकई, क्योंकि आप संसद की कार्रवाई को काफी दिनों से देख रहे हैं, विपक्ष के पास जो मौका था वो चूक गए, वो नहीं उस मौके को भुना पाए, और जो देश के सामने एक संसद में बहस के दौरान तस्वीर जानी चाहिए थी कि विपक्ष उनके मुद्दे को उठा रहा है, वो तस्वीर नहीं जा पाई। संविधान जो हमारा बनाया है उसके प्रणेता डॉक्टर अंबेडकर हैं, और उन्होंने बोला था कि संविधान महत्वपूर्ण नहीं है, उसको चलाने वाले कैसे हैं, इससे देश उसी अनुसार चलेगा। और मुझे लग रहा है सरकार और विपक्ष दोनों फेल हुए हैं, और इस विफलता के लिए राष्ट्रपति ने उनको वार्न किया है। इसके लिए साक्ष्यों की भी आवश्यकता नहीं है। और अगर ये, चूंकि संसद के भीतर इनको विशेषाधिकार हासिल होते हैं, कांग्रेस के जो प्रवक्ता आज हैं और भाजपा के प्रवक्ता हैं, दोनों का मैं बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि सरकार के अंदर अहंकार है और विपक्ष कहीं ना कहीं से अक्षम है। विपक्ष सरकार के जो नोटबंदी आज़ादी की बात की सबसे बड़ी इतनी घटना हुई जिससे देश का हर व्यक्ति प्रभावित है, और आपके पास बम था, भूकंप ला सकते थे, ना ही अंदर भूकंप ला पाए ना ही बाहर भूकंप ला पाए, और सरकार लोगों की लाचारी को समर्थन समझ रही है। मैं समझता हूँ इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं होगा। आज डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बात बताई, उन्होंने बोला कि अगर कोई व्यक्ति कोई आरोप लगाता है और साक्ष्य नहीं दे पाता है तो उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए। तो संसद के भीतर जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं और लोग साक्ष्य नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या उन लोगों के खिलाफ FIR नहीं होनी चाहिए? आज अगर संसद के बाहर कोई आदमी सरकारी कार्यों में बाधा डाले, उसके खिलाफ मुकदमा हो जाता है, लेकिन वहां पर जरूरी बिल पेंडिंग है और वहां पर लोग
वहां पर अवरोध पैदा कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी कहां से है? क्या उनके विशेषाधिकार उनको हासिल होने चाहिए? आज एक अफसर टाइम से नहीं पहुंचता है, फिर भी उसको वेतन उसका अगर ले तो उस भ्रष्टाचार में जेल चला जाएगा। संसद सदस्य अपनी सारी सुविधाएं ले रहे हैं। अगर आज कोई व्यक्ति बाहर जाकर के बगैर परमिशन के कोई अगर धरना प्रदर्शन करता है तो धारा 144 में जेल चला जाता है। तो क्या संसद सदस्यों को ये विशेषाधिकार क्यों मिलना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि संसद के बाहर इस बात पर बहस करने की जरूरत है कि क्या संविधान की भावना का जो पोषण करने में, रक्षा करने में ये सारे जनप्रतिनिधि असफल हुए हैं क्या? मेरे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उदित राज भी है, मेरे साथ प्रदीप जैन भी है। इन दोनों से मैं सवाल लूंगा और प्रदीप जैन मैं आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं सोमनाथ सिंघा आपसे ही सवाल लेना चाहता हूं। सोमनाथ सिंघा, टीएमसी भी इस पूरे शीतकालीन सत्र में सबसे ज्यादा मुखर रही है विपक्ष के तौर पर, और उसने भी बहुत ज्यादा हंगामा, शोर शराबा संसद में भी किया है और संसद के बाहर भी। कोलकाता की, दिल्ली से लेकर कोलकाता तक की सड़कों पर आपने विरोध प्रदर्शन किया है। तो कहीं क्या आपको यह सेंस है कि अब इस पूरे सेशन के खत्म होने के बाद कि नहीं, थोड़ा बहुत काम तो होना चाहिए था, हमने एक अपॉर्चुनिटी मिस की है? सोमनाथ सिंघा। नहीं, मैं पहले जी बिजनेस चैनल को थैंक्स बोलना चाहता हूं कि नलिनी सिंह सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हैं, उनका साथ मेरा एक डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए, उसको मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूं। चलिए, बहुत शुक्रिया। दूसरा बात में, हाँ थैंक्स। दूसरा बात मैं आ रहा हूं, देखिए 8 तारीख में जब ये डिक्लेयर हुआ था, मेरा मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी ने पहले उन्होंने रास्ते में उतर गया। उनका क्या कहना था, जो देखो तकलीफ होगा, आम आदमी को तकलीफ होगा, तकलीफ हुआ, 115 आदमी मर गया है लाइन पे खड़ा होके। आप अभी बात कर रहा था जी, नहीं कल्टीवेशन में पैसा नहीं मिल रहा है। मैं बोल रहा हूं चाय बागान जो है, टी गार्डन्स में पैसा नहीं मिल रहा है, बीड़ी इंडस्ट्री में पैसा नहीं मिल रहा है, किसी का पास पैसा नहीं है सिर्फ खाना खरीदने, चाल खरीदने के लिए, घर पे ले जाने के लिए, उसको खिलाने के लिए। अब बताइए, इसीलिए ममता बनर्जी ने रास्ते पे उतारा था। हमारा जो सांसद माननीय सुदीप बंदोपाध्याय, अभी साहब सब मिलकर, डेरेक ओब्रायन मिलकर यही बात बोलने के लिए कोशिश कर रहा था। लेकिन मैं ज्यादा ये राज्यसभा और लोकसभा नहीं देखता था, लेकिन कल मैंने टीवी में देखा है, जब राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद साहब ने कृषक के लिए बोलना कोशिश कर रहा था, तब बीजेपी का नकवी साहब ने उठ के उसको हर टाइम उसको मना कर रहा था, नहीं स्लोगन दे रहा था। और जो अध्यक्ष था वो नकवी को बोल रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको बोलना चाहिए। और टीएमसी ने कुछ नहीं किया। सोमनाथ सिंह, टीएमसी बहुत शांति से संसद में बैठी हुई थी, लोकसभा राज्यसभा में। टीएमसी ने कोई हंगामा नहीं किया, आपके नेताओं ने कोई शोर शराबा नहीं किया, आप पूरे संसद सत्र को सही तरीके से चलाना चाहते थे। नहीं, आप बताइए, आपने कुछ नहीं किया। अब खत्म हुआ ना, पूरा देश अभी मर रहा है, संसद में बैठा रहेगा हमारा एमपी, आप कैसे सोच रहे हैं? नहीं, आम आदमी के लिए संसद चुना है, टीएमसी पार्टी ने आम आदमी के लिए संसद में गया है, संसद में आम आदमी का बात बोलने का मौका मांग रहा था, इसमें बुराई क्या है? तो आपको अच्छा लगा जो है सोमनाथ सिंह, आपको अच्छा लगा आम आदमी, जैसा आप कह रहे हैं कि आम आदमी मर रहा है, आपको अच्छा लगा कि आम आदमी मर रहा है और आप उसकी आवाज संसद में नहीं उठा पाए? आपने क्या हासिल किया, ये बताइए। आपको इस हंगामे से सोमनाथ सिंह या आपकी पार्टी को या आपके समर्थकों को या आप जिनकी राजनीति करते हैं उनको क्या हासिल हुआ इस हंगामे से, ये बताइए। नहीं, हासिल का बात नहीं हो रहा है, लेकिन ऑब्जेक्शन नहीं होगा, प्रोटेस्ट नहीं होगा। नरेंद्र मोदी, बीजेपी जो भी कहेंगे वो मान। प्रोटेस्ट करने का तरीका केवल हंगामा करना है, संसद की कार्रवाई न चलने देना है। प्रोटेस्ट करने का तरीका केवल यही आपको आता है? सर एक मिनट गौरव, रास्ते में खड़े हैं हम लोग, रिजर्व बैंक के सामने धरना दे रहा है, फिर भी असम में पैसा जा रहा है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में पैसा दे रहा है रिजर्व बैंक ने। हमारे पास वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को पैसा नहीं, क्यों नहीं दे रहा है? कहां जाए तो ये सब चीजें क्या संसद की कार्रवाई को रोकने से हासिल हो जाएंगी? ये सारी चीजें क्या संसद की कार्रवाई को हासिल करने? मेरे साथ राजीव कुमार है, सीनियर इकोनॉमिस्ट, उनसे भी जानना जरूरी है। डिमोनेटाइजेशन को लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, राजीव कुमार से भी एक सवाल लेना जरूरी है। होल्ड ऑन मिस्टर सिंघा, आप रहिए मेरे साथ। राजीव कुमार साहब, क्योंकि आप देश की राजनीति को भी समझते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, आप जाने माने चेहरे हैं इस देश के, मैं आपसे सीधा सवाल लेना चाहता हूं। सर, पूरा शीतकालीन सत्र नोटबंदी पर पक्ष विपक्ष, सरकार और विपक्ष की तू मैमे में धुल गया। बतौर सीनियर इकोनॉमिस्ट आपसे जानना चाहेंगे कि नोटबंदी को लेकर विपक्ष की हाय तौबा क्या आपको वाकई जायज लगती है? सियासी विरोध का सीधा बहाना है ये, क्या लगता है सर आपको? ये कोरा बहाना था। तो गौरव भाई, कोरा बहाना इसलिए था तो क्योंकि विपक्ष के पास कोई भी बुनियादी मुद्दे
कोई भी ऐसी बुनियादी कोई भी इस किस्म की कोई एविडेंस नहीं थी जो कि वो उसको सदन के अंदर पेश कर सकते इस कदम के ख़िलाफ़। और सिर्फ जो एक बात थी जो हमेशा बार बार दोहराई जा रही थी वो है कि लोगों को लाइन में खड़े होकर बहुत दिक्कत हुई और उसमें कुछ बहुत ही अनफॉर्चुनेट, बहुत ही बदकिस्मती से कुछ डेथ्स भी हो गई, उसके बारे में बात करना वो सबको मालूम था। और उनको ये भी मालूम था कि जो लोग लाइन में खड़े थे वो इस बात को, उस कदम का सपोर्ट भी कर रहे थे। तो मुझे लगता है सिर्फ बहाना, इसलिए सिर्फ बहाना था क्योंकि उनको पता था कि उनको किसी भी बहस में एक तरह से अपनी मुंह की खानी पड़ेगी और इसलिए वो ना बहस चाहते थे। ठीक है, मतलब समझ में आ गया सर। मेरे ख्याल से मैं आपके सवाल को लेकर जाऊंगा प्रदीप जैन के पास, लेकिन उससे पहले एक और सवाल कि जो विपक्ष कह रहा उसी से जुड़ा हुआ, नोटबंदी को 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया सर। किसी फैसले का नफा नुकसान समझने के लिए मेरे ख्याल से 1 महीना ठीक ठाक समय होता है। सर आपने क्या एनालाइज किया है, आपका क्या एनालिसिस है, हमने क्या हासिल किया या खाली हाथ रह गए? सर सीधा सवाल। मेरा तो अपना पूरी तरह से मानना है कि हम लोग मुनाफे में ऑलरेडी रहे और आगे मुनाफा बहुत बढ़ने वाला है आने वाले दिनों में, क्योंकि जैसा कि मैं कई बार कह चुका हूं कि मैं इस चीज़ को सिर्फ एक आर्थिक रूप से नहीं, मैं इसको एक मॉरल मेजर में भी देखता हूं, मॉरल तरीके से, एथिकल तरीके से भी देखता हूं। और हमारे समाज की मानसिकता को बदलने के लिए कि हमारे इस देश में ईमानदार व्यक्ति जो है उसको श्रेय मिलेगा और जो बेईमान है और जो काला धन कमाता है उसकी सामाजिक स्टेटस वो नहीं होगी जो अभी तक थी। वो मेरे ख्याल में एक बहुत ज़रूरी काम है और उसको पूरा करने के लिए अगर ये कदम उठाना। ठीक है सर, लेकिन एक आखिरी सवाल और आपसे सर, मैं आ रहा हूं मैम आपके पास, एक आखिरी सवाल और आपसे सर। और सवाल ये कि तमाम दर्शक जो टीवी के उस पार बैठे इस वक्त हमें देख रहे हैं, वो ये जानना चाहेंगे कि हमने जो तकलीफें झेली हैं, देश जिस तरह से कतारों में खड़ा हुआ है, आखिर इन तमाम तकलीफों को उठाने का फायदा क्या हुआ और आगे देश को क्या फायदा होने वाला है? सर आखिरी सवाल आपसे। पहली चीज़, जैसा मैंने कहा कि ये जो पूरी ब्लैक इकॉनमी थी वो हमारी फॉर्मल इकॉनमी में शामिल हो गई है। इसकी वजह से जो हमारा जो हमारी अर्थव्यवस्था की अनुमान है, एस्टिमेट्स हैं, वो अब ज़्यादा सही होंगे बनिस्बत पहले के। दूसरी चीज़, हमारा जो टैक्स बेस है वो ज़रूर बढ़ेगा, क्योंकि अब जो पहले लोग कभी इन्होंने टैक्स देने की बात ही नहीं करी वो अब टैक्स नेट में आ जाएंगे। तीसरी चीज़, कुछ हमारे सेक्टर्स जैसे कि कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, हाउसिंग सेक्टर, जहाँ पर काला धन की लॉन्ड्रिंग होती थी, जहाँ पे काला धन इन्वेस्टमेंट होता था, जैसे कि अनाप शनाप दाम बढ़े हुए थे उनके, वो दाम कम होंगे जिससे कि जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनको कम दामों पे, मुनासिब दामों पे अपने घर मिल सकें। चौथी चीज़, हमारी जो पूंजी का दर है, हमारी जो ब्याज का दर है वो अब कम होगा, क्योंकि जितना ये धन बाहर था वो अंदर। ठीक है सर, थैंक यू सर आपका। तो कुल मिलाकर आपने जो बातें कही उसी बातों को लेकर मैं जाऊंगा प्रदीप जैन के पास। नलिनी जी मैं आता हूं आपके पास। प्रदीप जैन, आपने सुन लिया इस देश के सीनियर इकोनॉमिस्ट क्या कह रहे हैं, आपने सुन लिया इस देश के वरिष्ठ पत्रकार क्या कह रहे हैं, आपने सुन लिया इस देश के संविधान विशेषज्ञ। मैं आ रहा हूं सोमनाथ सिंह, प्लीज आप रहिए मेरे साथ, प्लीज होल्ड ऑन, इकोनॉमिस्ट था क्या? होल्ड ऑन सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। गौरव भाई क्या कह रहे हैं? नहीं, मेरा सवाल सुन लीजिए सर, मेरा सवाल सुन लीजिए। क्या सर, मेरा सवाल सुन लीजिए। मैंने तो आप ही का सवाल पूछा कि कहां खड़े हम, क्या फायदा क्या नुकसान। मेरा सवाल सुन लीजिए प्रदीप जैन साहब। और विराग गुप्ता जी ने जो बात प्रदीप जैन साहब, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मेरा सवाल ये कि इन तीनों की राय के बाद कहीं आपको लगता है या पार्टी में इससे पहले भी कहीं सेंस है कि एक मौका था आपके पास, आप उस मौके को नहीं भुना पाए? आप सरकार की जो नाकामियां थी उसको उठाते लेकिन नहीं उठा पाए। गौरव भाई, मैं चाहता हूं आप पूरी बात सुने। आपके पास सुप्रीम कोर्ट के बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता विराग गुप्ता जी हैं और उन्होंने सीधे कहा कि सरकार की तरफ से भी व्यवधान किया गया। विपक्ष ने अपनी बात, जो 100 से ज्यादा लोग मरे, जो 17,000 से ज्यादा शादियां टूटी और अपने ही पैसे के लिए लोग भिखारी बने, उसकी चर्चा कराना चाहते थे। आपकी जो नलिनी सिंह जी ने कहा, उन्होंने कहा कि विपक्ष ने होमवर्क नहीं किया, सरकार ने होमवर्क नहीं किया। आज आप देखिए, पहले कभी नोटबंदी की बात करते थे प्रधानमंत्री जी, अब कैशलेस इंडिया की बात कर रहे हैं, अब लॉटरी के ड्रॉ निकाल रही भारत सरकार। अब इसके पश्चात कौन से हर दिन नए फरमान ये सरकार जारी कर रही। इनका, अगर इनको इनकम टैक्स के छापे मारना थे तो नोटबंदी की क्या आवश्यकता थी?